आ जाओ बच्चों डेफिनेशन नंबर 3 में, इसको भी देख लो क्या बोल रहा है। लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ई और एफ जो हमारा दो इवेंट है जो कि सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है। देन ई एंड एफ, ये जो इवेंट ई होगा और ये जो इवेंट एफ होगा, आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट। ये कब इंडिपेंडेंट होगा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड को लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, probability of simultaneous occurrence of event E and F is equals to probability of their individual events। या फिर हम ऐसे इसको बोलेंगे probability of simultaneous occurrence of event E and F is equals to product of the individual probability। दोनों probability के ये दोनों इवेंट्स के इंडिविजुअल probability का प्रोडक्ट। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ को हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ई इंटरसेक्शन एफ को, फॉर्मूला तो हमारा यही होता है ना, ई इंटरसेक्शन एफ, यही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और जब ई हो गया तो फिर एफ की प्रोबेबिलिटी, या फिर हम ऐसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और जब एफ हो गया तो ई की प्रोबेबिलिटी, ये बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ई और एफ इवेंट जो है इंडिपेंडेंट आ जाएगा तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब दोनों इंडिविजुअल इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन नंबर 3। अब आ जाओ रिमार्क्स में। सबसे पहला कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है, टू इवेंट्स ई एंड एफ आर सेट टू बी डिपेंडेंट इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। सबसे पहले दो इवेंट्स डिपेंडेंट कब कहलाएंगे, जब वो इंडिपेंडेंट नहीं हो। मतलब कि अगर कोई पहला इवेंट हो जाए तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट कर दे, ठीक है, या दूसरा हो जाए तो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट कर दे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों इवेंट जो हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट हो गए। तो अगर दो डिपेंडेंट इवेंट है तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, ये तो सिंपल था। सेकंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेकंड पॉइंट में। समटाइम्स देयर इज ए कंफ्यूजन बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कंफ्यूजन होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट किसे बोलते हैं, अगर मैंने बोला कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालूं जब बी अकर हो गया तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इतने बोलने से काम नहीं चलेगा। एक्चुअल में ये भी एक थ्योरम है, इसको याद रखो कि अगर बी अकर हुआ तो ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो फिर यहां से क्या होगा कि अगर ए अकर हुआ तो फिर बी की प्रोबेबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। मतलब अगर ये ट्रू है तो ये खुद से ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। ठीक है, और अगर मैंने बोला ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी ये जो दो इवेंट्स है ना, इसका इंटरसेक्शन नल हो जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नल ये क्या होता है, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर दो इवेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको समझो, यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, टर्म इंडिपेंडेंट, ये जो वर्ड है ना इंडिपेंडेंट, टर्म इंडिपेंडेंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने किसके टर्म में डिफाइन किया है, इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में डिफाइन किया। हमने बोला कि इवेंट ए और इवेंट बी, ये इवेंट और ये इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो ए इवेंट जब अकर हो गया तो बी इवेंट के प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब बी इवेंट अकर हो गया तो ए इवेंट के प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने इंडिपेंडेंट इवेंट जो है ना, वो दोनों, अगर मैंने बोला दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसको हमने कैसे डिफाइन किया, प्रोबेबिलिटी के टर्म में बोला इंडिपेंडेंट। और ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम बोलेंगे कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका तो सिंपल सा मतलब है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी तो आ ही नहीं रहा है।
इसका तो सिंपल सा मतलब है कि ए और बी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट्री पॉइंट नहीं है या कोई भी कॉमन एलिमेंट्री इवेंट नहीं है ए और बी के बीच में, तभी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पे तो सबसे पहला डिफरेंस तो हमें यही दिख गया कि अगर हम बोल रहे हैं कि ए और बी हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट बोलने का मतलब ए और बी को हमने प्रोबेबिलिटी के टर्म में डिफाइन किया है। बट अगर हमने बोला कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या है, इसको तो हमने सेट के टर्म में बोला ना कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका ये मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा। इसमें प्रोबेबिलिटी का तो कोई नाम ही नहीं लिया। तो सबसे पहली बात की अलग अलग चीज़ है, पहली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या वो देखो, वेयर एज यहाँ पे क्या बोला, द टर्म इंडिपेंडेंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, वेयर एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हमने कैसे डिफाइन किया, इन टर्म्स ऑफ इवेंट। ये क्या इवेंट का मतलब, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं आई। मोर ओवर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नेवर हैव एन आउटकम कॉमन। मतलब क्या है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे उसमें कभी भी कोई आउटकम कॉमन नहीं होगा। समझ में आ रही बात। बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स मे हैव कॉमन आउटकम। इंडिपेंडेंट इवेंट में कॉमन आउटकम आ सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि अगर मैंने बोला कि इवेंट ए और इवेंट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब इवेंट ए और इवेंट बी के बीच में कोई भी एक आउटकम एलिमेंट्री इवेंट कॉमन नहीं होगा। बट इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या हो सकता है, एलिमेंट्री इवेंट कॉमन भी हो सकता है। इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा है, ये वाला एस और स्पेड वाला। स्पेड और एस के बीच में एक इवेंट कॉमन है ना, देख लो। ये क्या बोला, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। फिर हमने क्या बोला, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो एस और स्पेड का कॉमन क्या होगा, स्पेड ऑफ एस, मतलब ऐसा एस जो स्पेड हो, तो एक कॉमन आ गया ना। जब तुम स्पेड कार्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, किंग क्वीन जैक से लेके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये वाला जो वन कार्ड है ये स्पेड भी है और ये एस भी है, तो ये तो कॉमन आ गया ना कार्ड। इस इवेंट में भी आ गया, इस इवेंट में भी आ गया। और ये दोनों अभी हमने क्या देखा, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है दो तो उसमें कॉमन एलिमेंट आ सकता है। बट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो उसमें कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। एक तो ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नेवर हैव एन आउटकम कॉमन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कभी कोई आउटकम कॉमन नहीं होगा। बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स मे हैव कॉमन आउटकम। इंडिपेंडेंट इवेंट में कॉमन आउटकम आ सकता है। ठीक है, क्लियरली इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डू नॉट हैव द सेम मीनिंग। इसका दोनों का एक मतलब नहीं है, ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में। इन अदर वर्ड्स, हम इसको दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। पहले इंडिपेंडेंट इवेंट की भी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, मतलब कोई ना कोई नंबर में प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। दूसरे इंडिपेंडेंट इवेंट की भी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि इवेंट ए और इवेंट बी हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी मान लिया कि जीरो नहीं है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमने मान लिया कि जीरो नहीं है। तो ए और बी इंडिपेंडेंट भी है और दोनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। तो यह क्या बोला है, इन अदर वर्ड टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, कभी भी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर मैंने बोला है कि इवेंट ए और इवेंट बी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और फिर मैंने बोला है कि इवेंट ए और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, तो इवेंट ए और इवेंट बी कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है, ये बोला जा रहा है। मतलब इवेंट ए और इवेंट बी के बीच में हमेशा एक ना एक कॉमन एलिमेंट होगा ही होगा। कब, जब ए और बी ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट भी हो और साथ साथ में क्या हो, इंडिपेंडेंट भी हो और दोनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो। तो ए इंटरसेक्शन बी कभी भी फाई के इक्वल नहीं होगा। चलो मैं लिख देता हूं, हमने ऐसे बोला, हमने बोला कि इफ
A and B are two independent events such that probability of A is not equals to 0 and probability of B is not equals to 0. इन दोनों की probability 0 भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा तो क्या इसका मतलब हो गया, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये तो बात आ गई समझ में, ठीक है। अब क्या होगा कि A इंटरसेक्शन B ये कभी फाई के इक्वल नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब कोई बच्चा बोलेगा कि ऐसा क्यों हो गया, तो उसके पीछे का भी मैं लॉजिक बता रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम इसको रटो, इसको समझो, ये बोला क्या जा रहा है कि हमारे पास दो इवेंट है, एक इवेंट हमारे पास ए आ गया, एक इवेंट हमारे पास बी आ गया। ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है और दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ए इवेंट और बी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, आर नॉट म्यूचुअली, नॉट लिखना भूल गया, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ए और बी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हमने यहाँ पे क्या बोला, बहुत सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। फिर हमने इसको इंडिपेंडेंट बोला। इंडिपेंडेंट बोलने का क्या मतलब है कि अगर ए अकर हो गया तो बी के प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बी अकर हो गया तो ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, ये क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड probability of B given that A has already been occurred is equals to probability of B होना चाहिए। ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये आया इस टर्म की वजह से, इंडिपेंडेंट बोलने की वजह से, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, हमने क्या बोला कि A और B इंडिपेंडेंट है और दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तो ये A और B कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है, ये मैंने बोला। क्यों बोला, इसको तुम देखो, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर ये ट्रू होगा। अब क्या है कि इसको तुम ऐसे बोलो कि ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर क्या होगा, अगर ए और बी, ये तो मैंने मना कर दिया कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है। अगर मान लिया कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो अगर बी अकर हो गया तो फिर ए के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 हो जाएगी ना, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। बट यहाँ पे तो मना कर रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं हो सकता। अगर ए और बी मान लिया कि हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका क्या मतलब है कि जब बी अकर हो गया तो फिर ए अकर तो हो ही नहीं सकता है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो अगर जब बी अकर होगा तो फिर ए अकर नहीं हो सकता, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और ये किसके इक्वल है होना चाहिए, ए और बी को अगर हमने इंडिपेंडेंट भी बोल रखा है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 होना चाहिए। बट यहाँ पे तो मना कर रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं है, इसका मतलब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि जब अगर मान लो कि ए अकर हो गया, अगर मैंने मान लिया कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो जब ए अकर हो गया तो फिर बी की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ए और बी को हमने इंडिपेंडेंट बोल रखा है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमने 0 प्रूफ कर दिया, बट यहाँ पे तो मना कर रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, तो वो कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है। वो हमेशा क्या होगा, एक्सक्लूसिव इवेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। मतलब हमेशा उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट जो होगा ए और बी में कॉमन हमेशा होगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट भी है और दोनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो भी है बट ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो यही बात बोला जा रहा है यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, जिसकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड कन्वर्सली
टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर हमारे पास टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है जिसकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये लाइन जो है ना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। और दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे लग रहा है ओवर एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब थर्ड पॉइंट में आ जाओ, टू एक्सपेरिमेंट। अब दो एक्सपेरिमेंट को हम इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे वो सुनो। अभी तो हमने दो इवेंट के इंडिपेंडेंट की बात कर ली, अब दो एक्सपेरिमेंट के इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। टू एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। दो एक्सपेरिमेंट, दो रैंडम एक्सपेरिमेंट कब इंडिपेंडेंट कहलाएगा? आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ इवेंट ई एंड एफ। ठीक है, वेयर ई इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो इवेंट ई है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से आए और इवेंट एफ जो है विद द सेकेंड एक्सपेरिमेंट से आए। The probability of the simultaneous occurrence of event E and F when the two experiments are performed is the product of probability of E and probability of F calculated separately on the basis of two experiment। अब इसका मतलब नहीं आया होगा समझ में, ये क्या बोल रहा है इसको ध्यान से सुनो। कहने का ये मतलब है कि मान लो कि इसके कहने का ये मतलब है, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक हमारा एक्सपेरिमेंट E1 है। मैं अब इसमें क्या बोल रहा है कि दो एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा, इसको बताया जा रहा है। मान लो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट E1 ले लिया, ये हमारा क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट हमने E1 ले लिया, एक एक्सपेरिमेंट हमने E2 ले लिया, ये दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमने एक इवेंट E1 कंसीडर किया, सॉरी इवेंट E1 तो हो गया ना, E1 को तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही बोल दिया। एक हमने इवेंट ए कंसीडर किया, किससे, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एक इवेंट बी कंसीडर किया। तो अभी हमने E2 को परफॉर्म नहीं किया, E1 रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म हमने सेपरेटली किया, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए, मान लो कि अल्फा आ गई। फिर E2 जब हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए, बीटा आ जाए, बीटा आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया, बीटा। समझ में आ रहा है? दो रैंडम एक्सपेरिमेंट E1 है, पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट E1 हो गया, दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट E2 हो गया। ठीक है, E1 रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमने एक इवेंट ए डिफाइन किया, E2 रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमने एक इवेंट बी डिफाइन किया। अब हमने बोला है कि जब हमने E1 रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी अल्फा आ गई, और जब हमने E2 रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बीटा आ गई। अब हमने जब दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट को साइमल्टेनियसली परफॉर्म किया, मतलब इवेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट 1 और रैंडम एक्सपेरिमेंट 2 को जब हमने साइमल्टेनियसली परफॉर्म किया, तो फिर क्या होना चाहिए कि ए और बी के इकट्ठे आने का मतलब E1 रैंडम एक्सपेरिमेंट से तो इवेंट ए आ जाए और E2 रैंडम एक्सपेरिमेंट से इवेंट बी आ जाए। ये अगर दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ये ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल इवेंट क्रॉसपॉन्डिंग टू रैंडम एक्सपेरिमेंट E1 एंड फॉर ऑल इवेंट बी क्रॉसपॉन्डिंग टू रैंडम इवेंट E2। अगर ये इक्वल आ जाए, ऐसे हो जाए, मतलब कि इवेंट E1 का, सॉरी ये इवेंट बोल रहा हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट E1 का कोई भी इवेंट ए उठा लूँ मैं, कोई भी, उसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा मान लिया। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग E2 का कोई भी एक एक्सपेरिमेंट, ये हमने ये उठा लिया, इवेंट उठा लिया बी, कोई भी, उसको हमने बी इवेंट उठा लिया, उसको हमने बीटा बोल दिया। अब जब दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट को साइमल्टेनियसली परफॉर्म किया तो फिर क्या होना चाहिए कि इन दोनों को इकट्ठा, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि E1 रैंडम एक्सपेरिमेंट से इवेंट ए आ जाए और E2 रैंडम एक्सपेरिमेंट से इवेंट बी आ जाए, पॉसिबल है। तो इन दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज ट्रू फॉर ऑल इवेंट्स ए फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट E1 एंड ऑल इवेंट्स बी फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट E2। अगर ऐसा है तो फिर हम बोलेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट E1 एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट E2 आर
इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। ये दोनों क्या हमारा इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये हो गई बात। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 में क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। 3 इवेंट्स, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, एक इवेंट सी है, आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। 3 इवेंट कब होगा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट? अगर 2 इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, हाँ अब देखो एक वर्ड आ गया। अभी तक हम लोग इंडिपेंडेंट बोल रहे थे, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसका आगे यूज है। अभी तक हम लोग सिर्फ इंडिपेंडेंट वर्ड यूज कर रहे थे। अब यहां पे एक नया आ गया टर्म, क्या नया टर्म आ गया? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। देखो ये आ गया म्यूचुअल, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया आ गया म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली का क्या मतलब है कि अगर मैंने बोला कि 3 इवेंट्स ए बी सी इंडिपेंडेंट है, बस इतना बोल के चुप हो गए, तो इसका क्या मतलब होगा? 3 इवेंट ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बस इतना हो गया। अगर मैंने बोला इफ इवेंट ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, ये कब होगा? इफ ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए बी सी हमारा क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इतना बोल के चुप हो गया। अब अगर मैंने बोला इफ इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये वर्ड हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया म्यूचुअली। अब इसका मतलब क्या होगा कि इस 3 इवेंट में से कोई भी 2 इवेंट उठा लो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। 3 में से कोई भी 2 उठा लो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। फिर हमने ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी ये किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। फिर क्या हमने बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। फिर अब कोई भी 3 में से 2 उठा लिया वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और तीनों भी आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर ये वर्ड हमने सिर्फ ये म्यूचुअली ऐड कर दिया ना तो इतने कंडीशन आ गए, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 कंडीशन आ गए। किससे 4 कंडीशन आ गए? सिर्फ ये म्यूचुअली वर्ड से। और सिर्फ मैंने बोला इंडिपेंडेंट बोला तो क्या हो गया? अगर मैंने सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला तो सिर्फ ये होगा। और म्यूचुअली बोल दिया मैंने, अगर 3 इवेंट्स को म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोल दिया तो कोई भी 2 उठा लो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और कोई ये तीनों इकट्ठे उठा लो तो वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब सेम लाइन पे अगर मैंने बोला कि इवेंट ए है, बी है, सी है एंड डी है, ये चारों इवेंट्स हैं, क्या है? ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ए बी सी डी में से कोई भी 2 इवेंट उठा लो वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फिर ए बी सी डी में से कोई भी 3 उठा लो वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और चारों इकट्ठे भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तब जाके ये म्यूचुअल इंडिपेंडेंट ट्रू होगा। ठीक है, ये सबको ना मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो यही बात यहां पे बोल रहा है, यही बात जो है ना यहां पे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर, ये जो क्या किया म्यूचुअली वर्ड जो यूज किया, कब होगा? जब ए और बी सी में से कोई भी 2 उठा लो, हमने ए और बी ले लिया वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर ए और सी ले लिया वो भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होना चाहिए। फिर बी और सी उठा लिया इवेंट, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तीनों इकट्ठे ले लिया, मतलब तीनों के इकट्ठे की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये सिर्फ कहाँ से आ गया? ये सिर्फ म्यूचुअली वर्ड के कारण ये कितने कंडीशन बन गए? 4 कंडीशन। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 कंडीशन बन गए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इसके बाद फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 10, 11 आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।